गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका बिलियन चैप्टर का मेरा दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर में बात करते हैं कि मोललता, ये मोललता होता क्या है। हमने पहले वीडियो में आपको मोललता तक पढ़ाया था, इस वीडियो में आपको मोललता तक पढ़ा रहा हूँ। देखिए बच्चों, इसमें ध्यान देना आपको, विलायक के 1000 या 1 किलो में घुले बिले की मोलों की संख्या, यहाँ दोस्तों बिले नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं कि बिले के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। अब यहाँ पे सूत्र है हमारा, मोललता का सूत्र क्या होता है, बिले के मोलों की संख्या। क्या? बिले के मोलों की संख्या, यानी जो चीज़ में घोला गया है हम उसी की बात कर रहे हैं बच्चों, जो चीज़ में घोला गया है हम उसी की बात कर रहे हैं। बिले की मोलों की संख्या बटे होता हमारा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान होता है केजी में, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र हम लोग कर सकते हैं कि मोललता जो सूत्र होता है भार बटे होता है अणुभार गुणे, ये भार बटे क्या है, अणुभार, फिर यहाँ पे गुणे है 1000 और यहाँ पे द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान ग्राम में होगा तो हमको ऊपर 1000 लिखना पड़ेगा, अगर द्रव्यमान केजी में होगा तो हमको 1000 ऊपर नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो भाग वहाँ पे भाग दिया जाता है, अगर ग्राम में होगा तो 1000 में हम उससे भाग दे देंगे तो किलोग्राम में चुन जाएगा। अगर ग्राम में यूनिट दी हो तो हम 1000 बटे ग्राम करके यहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे है स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, W/m गुणे होता है 1000/W ग्राम में। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन क्या है, 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घोलने पर यानी घोला जाता है, तो जल में विलय किया गया, घोला गया, तो प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें बच्चों बात करते हैं कि हमारा W का मान क्या है, जो यहाँ पे W का मान दिया गया है 14.625 ग्राम, हम W का मान पता हो गया। अब सोडियम क्लोराइड जो दिया गया, सोडियम क्लोराइड हम इसकी बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो नमक है हम इसकी बात कर रहे हैं। ये सोडियम क्लोराइड जब निकाल लेंगे तो हमारा 58.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल W की बात करते हैं, कितने ग्राम जल में घोला गया, तो 250 ग्राम जल में डिजोल्व किया गया। अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू पुट करनी है, इस m की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे, m इक्वल टू होता है W/m इंटू 1000 अपान क्या होता है, कैपिटल W होता है। अब यहाँ पे जो W की वैल्यू है 14.625 गुणे अपान कर लेंगे 58.5 गुणे 1000 बटे 250 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, इसमें जो यहाँ पर 1000 से क्या, ये 1000 से हम तीनों दशमलव को यहाँ दशमलव काट दिया तो बच गया 14.625 बटे हो गया हमारा 585 गुणे यहाँ पे जो 25 है, इस दशमलव से इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, कट कर दिया। तो यहाँ पे जब हम लोग से भाग दे दिया, अब भाग देखिए सिंपल भाग दे दिया गया। जब हम लोग इसका गुणा करते हैं, इन दोनों गुणा कर देंगे तो हमारा 625 आ जाएगा। जब कट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मोललता आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें इसी का अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और न्यूमेरिकल आप नोट करते रहिए। सभी बच्चों आप लोग न्यूमेरिकल नोट्स करते रहिए। दूसरा जो इसका मोललता का हम दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, यानी 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम यानी 500 ग्राम जल में घोलकर विलयन की मोललता का हमको गणना करना है। ठीक है बच्चों, सवाल को नोट कर लो। सवाल क्या मैं दे रहा हूँ, 11.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोलकर विलयन, ठीक है, विलयन की मोललता की गणना करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करता हूँ जो आप लोग को दिया गया है बच्चों, 11.7 ग्राम दिया गया है। ये किसका मान है, आप लोग बताइए किसका मान, W का मान है 11.7 ग्राम। NaCl क्या होता है, आपने नेक्स्ट सॉल्व में से आपको बताया था, सोडियम को होता है 58.5 होता है बच्चों। नेक्स्ट m इक्वल टू सूत्र क्या होगा, W/m कर लेंगे, फिर 1000 बटे m की वैल्यू आपको, जो यहाँ पे m नहीं होगा, यहाँ पे W होगा, ये थोड़ा गलत है। m जो यहाँ पे हो जाएगा आपको 11.7 बटे कर लेंगे 58.5 गुणे 1000 बटे क्या 500 कर लेंगे। सिंपल तरीका से पॉइंट से पॉइंट कट कर दो और ये 0 कट कर दो, 50 दूना 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा भाग कर लेंगे, करने के बाद जो आप गुणा भाग कर लेंगे आपका आ जाएगा क्या, 0.4 मोललता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा थर्ड है, चीनी के सिरप के ठीक है 200, यानी यहाँ पे लिया गया है क्या, चीनी के सिरप के
इसमें W का जो मान दिया गया है हमको थोड़ा देखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे थर्ड, यहाँ ठीक है, ये जो लिया गया है 3.42 ग्राम में, ठीक है, यानी 214.2 ग्राम, ये 214 दोस्तों, ये 214 ग्राम में अब बता रहा है कि 3.42 ग्राम चीनी है और चीनी के सिरप में मोलता गणना करो। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कितना ग्राम किया गया, W का मान क्या दिया गया 3.24 ग्राम। अब यहाँ पे चीनी का हम लोग क्या निकाल लेंगे, अणुभार निकाल लेंगे। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 होता है। अब यहाँ से पुट कर लेंगे हम लोग, तो इसका जब निकल जाएगा कि ठीक है 342 आ जाएगा। अब सिंपल तरीके से क्या सूत्र क्या होता है, W/M 1000 बट्टे क्या कर लेंगे हम लोग, W ग्राम में हो जाएगा। अब इस सवाल में हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग की चीज़ दिया गया है और यहाँ से पूछ रहा है कि W का मान हम लोग को क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम इस W किधर कर लेंगे, यहाँ पे कर लिया, इसको अपान कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो सवाल को पुट करेंगे, आप लोग पुट करते रहिए। पुट करने के बाद हमारा जो W का मान इतना आ गया, इतने भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा 0.45 आ जाएगा, ठीक है। W का मान आ जाएगा आपका ग्राम में, ये गलत लिखा है दोस्तों, W का मान आ जाएगा ग्राम में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। यहाँ पे दिया गया 10 ग्राम कास्टिक सोडा को, यानी 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में, यानी 10 ग्राम कास्टिक सोडा को ठीक है को या जो 500 ग्राम जल में विलय किया गया, तो विलयन की मोललता, ध्यान देना मोललता दोबारा पूछ लिया गया है। जो W का मान कितना हो जाएगा 10 और M का वैल्यू कितनी हो जाएगी, NaOH, N की वैल्यू हो जाएगी, यानी कास्ट सोडा को जो अणुभार होता है कितना 40 होता है। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे, M इक्वल टू क्या हो जाएगा W/M गुणे 1000 अपान क्या W हो जाएगा। बच्चों नोट करते रहिए सवाल को जल्दी। अब यहाँ पे जो M की वैल्यू पुट हो जाएगी 10 अब बटे 40 गुणे कर लेंगे 1000 बटे क्या हो जाएगा 500, सीधा काटो 500 ने 500, 5 दूनी कितना 1000 होता है, 40 कम 40, 10 का 10 को 40, यानी ऊपर 2 नीचे 4, यानी 20 दूनी 40, 2 एक बटे हो गया 2, भाग दे देंगे क्या 0.5, यानी इसकी जो मोललता आ जाएगी क्या 0.5 आ जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, आप लोग नोट करते रहिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन खत्म करते हैं हम लोग और ऐसे प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता, और ये पेपर के लिए मेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, इन सब पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और थ्योरी पूछी जाती है, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे जैसा, इसमें न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप लोग बच्चों ध्यान देते रहो, किसी विलायक के, ध्यान देना, किसी विलायक के 1 लीटर में घुले, ठीक है, घुले विलय के ग्राम तुल्यांक और उस विलयन की नॉर्मलता के बराबर होता है। क्या होता है, नॉर्मलता के बराबर होता है। हम बात करेंगे किसी विलायक के, किसी विलायक के 1 ml में, किसी विलायक के 1 ml में घुले विलय पदार्थ के ml में तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, मोललता, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, विलय के ग्राम, क्या होता है सूत्र। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या तो अगर आप लोग बताइएगा मैं इसको PDF को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप सूत्र लिख लीजिए, हम धीरे धीरे चलते हैं, आप लोग लिखते रहिए, नोट बनाते रहिए, नोट्स बनाइए तभी पढ़ाई अच्छी होगी। नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांक, क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांक बटे क्या विलयन का आयतन, विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में यहाँ पे देख लेंगे। नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, किससे, नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। होता है क्या, नॉर्मलता N/क्या W/V होता है, W/V होता है। हम नेक्स्ट अब बात करते हैं मोल प्रभाज, और ये ध्यान देना मोल प्रभाज वेरी इंपॉर्टेंट है। मोल प्रभाज, यानी मोल प्रभाज को नोट कर लीजिए, मोल प्रभाज क्या होता है। वीडियो को पुश करके आप लोग बेटा नोट जरूर बनाइए। मोल प्रभाज क्या होता है, माना किसी विलयन में n मोल विलय ठीक है, कह रहे माना कि विलयन के n मोल में जो विलय है A है और कैपिटल N मोल विलायक है। तो अब कह रहा है कि इसी प्रकार B के लिए विलयन में मोलों की संख्या जो होती है कैपिटल N प्लस स्मॉल n हो जाएगा। तो मोल प्रभाज क्या होगा, हम इसकी बात करते हैं। मोल प्रभाज क्या होगा, घटक के मोल बटे घटक के मोल को स्मॉल n से कर लेंगे, विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी जिसको हम निकालेंगे उसको ऊपर लिखते, जो घटक निकालेंगे उसको ऊपर कर लेंगे, बटे क्या विलयन के कुल मोल, तो कैपिटल प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल n हो जाएगा। यानी क्या
ए का मोल प्रभाव जब निकालेंगे हम ए का मोल प्रभाव निकाल लेंगे स्मॉल एन बटे का कैपिटल प्लस क्या स्मॉल एन। इसी प्रकार जब बी के लिए पुट करेंगे बी का मोल प्रभाव कैपिटल एन अपान कैपिटल प्लस स्मॉल एन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों मोल प्रभाव, जो मोल प्रभाव को हम कर रहे हैं मोल प्रभाव ए तथा बी को संयुक्त करने पर, मोल प्रभाव ए तथा बी को संयुक्त करने पे वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, यहाँ पे स्मॉल एन अपान कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल प्लस स्मॉल एन हो जाएगा। अब यहाँ पे विलायक के घटकों का मोल प्रभाव का योग, यानी जो भी हम मोल प्रभाव निकालेंगे उसका जब घटक का हम योग करेंगे, ठीक है, तो एक के क्या होगा बराबर होना चाहिए, तभी हमारा न्यूमेरिकल सही होगा, या तो लगभग में हो जाए तभी हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। बच्चों इसको सूत्र को ध्यान से देना, जब भी मोल प्रभाव का सूत्र लगाएंगे हम इसी फॉर्मूले पुट करेंगे। हम यहाँ पे स्मॉल एन बटे कैपिटल प्लस स्मॉल एन और प्लस कैपिटल एन बट्टे कैपिटल प्लस स्मॉल, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब जोड़ना मैं आपको बता रहा हूँ, जोड़ना आप लोग कैसे जोड़ोगे मैं इसको आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप इसको कैसे जोड़ोगे मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, आप लोग मैथ में जानते होंगे जोड़ना, जब किसी का जो भिन्न में हर समान होता है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। अभी ऊपर क्या है स्मॉल एन प्लस ये हो जाएगा कैपिटल एन बट्टे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, कट के क्या हो गया, कट के 1 के बराबर हो गया, आया कि नहीं आया, कट के 1 के बराबर हो गया। तो यही कह रहे हैं कि जब बिलियन के घटकों का मोल प्रभाव एक योग के बराबर होना चाहिए। देखिए फार्मूला पर ज़्यादा क्वेश्चन कुछ बनता नहीं, बस मैं सूत्र आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि फार्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या होता है, विलेय का सूत्र द्रव्यमान होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, बात करते हैं बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। तो बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाते रहिए, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म आप मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स भी करते रहिए। देखिए किसी आवासशील विलेय के, यानी जो आवासशील होता है जो डिजॉल्व ना होता हो, ठीक है, बिलियन के वे भौतिक गुण, जो भौतिक मतलब जो फिजिकल होता है, भौतिक गुण जो उस बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी विलेय की संख्या पर जो निर्भर करता है हम उसको बोलते हैं, जो निर्भर करता हम उसको बोलेंगे अणुसंख्य गुणधर्म बोलेंगे। हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। उदाहरण जैसे प्रासर दाब क्या होता है, प्रासर दाब ठीक है, इसको प्रासर दाब हो गया, वाष्प दाब में औक्षेपिक अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया। बच्चों इसको आप लोग नोट करते रहिए बिल्कुल। अगर आपको पीडीएफ के लिए चाहिए तो पीडीएफ में कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना दोस्तों, ये बच्चों कमेंट बॉक्स में बताते रहना पीडीएफ में लेना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर यानी विलेय के कणों का, ठीक है, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो स्वतः गति करता है, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता स्वतः गति करेगा, हम उसे विसरण, आप ऐसे भी कह सकते हैं। विसरण मतलब क्या होता है, यानी जो गाढ़ा विलयन, हम एक देखो आप लोग समझाने की एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे गाढ़ा विलयन जो होगा वो किसकी तरफ फ्लो करेगा, वो तनु यानी पतले विलयन की तरफ फ्लो करेगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि यानी विलेय के कण यानी जो विलेय जो हम घोल रहे हैं, विलेय के कण अधिक सांद्रता में गाढ़े विलयन से, यानी वो चल करके पतले विलयन की अगर स्वतः गति का अनंत समांगी विलयन बना लेगा तो हम लोग उसको कहते हैं विसरण। हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, प्रासर। बच्चों प्रासर की बात करते हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखिए, प्रासर इसको नोट्स करते जाइए। प्रासर की बात करते हैं, यानी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से, यानी जो अब यहाँ देखो हमने जो विसरण में हम लोगों ने विलेय कणों की बात किया था, यहाँ पे हम लोग विलायक की बात करें, विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली। आप लोग जानते हो, जैसे अंडे जब छीलेंगे अंडे झिल्ली हो गया, और वहाँ पे और झिल्ली ले सकते हैं, जैसे पत्ते में जो होता है उसको झिल्ली, ये अर्धपारगम झिल्ली होती है, आप लोग इसको ले सकते हैं, या प्याज की झिल्ली होगी, इसको अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर
अथवा तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर कुल स्वतः जो प्रवाह होता है हम उसको बोलते हैं प्रासरण। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्रासरण बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दोनों में डिफरेंट, अभी जो मैंने पढ़ा है प्रासरण तथा विसरण में अंतर बताओ डिफरेंस। और ये बोर्ड के लिए मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको देखते रहिएगा। विसरण तथा प्रासरण में अंतर, पहला पॉइंट, यानी विलय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह दिखाते हैं। वही जो मैंने आपको विसरण की परिभाषा बताई थी, अधिक सांद्रता से गाढ़े, आप ऐसे कह सकते हैं गाढ़े विलयन से तन विलयन को जाता है, हम उसको बोलते हैं क्या? विसरण। और प्रासरण में क्या होता है? विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से क्या, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? प्रासरण। यानी हम लोग कह सकते हैं कि तन विलयन जो होगा हमारा पतला विलयन गाढ़े विलयन की ओर जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? यहाँ पे प्रासरण में देखेंगे। नेक्स्ट, इसको एक बार आप लोग अंतर को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तब भी आपका कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। अर्घ पारगम झिल्ली का आवश्यकता नहीं होती है, यानी विसरण में, जो विसरण की बात कर रहे हैं, विसरण में अर्ध पारगम झिल्ली होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ठीक है, प्रासरण में क्या होगा? प्रासरण में हम लोग को अर्ध पारगम झिल्ली का होना अति आवश्यक, क्योंकि छनेगा कैसे? नहीं छनेगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, विसरण में विलय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तथा विलायक के अणुओं की गति, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर रहती है। तो नेक्स्ट पॉइंट की पुनः बात करते हैं, प्रासरण में विलायक के अणु दोनों ओर प्रवाहित होकर प्रासरण का कुल दाब प्रवाह एक ही ओर दर्शाते हैं। अंतर हो गया। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आप लोग को दिए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल मैं इसको बाद में करवाता हूँ। अच्छा, मोलरता पर न्यूमेरिकल है, चलो ठीक है, एक और देख लेते हैं। चलो टॉपिक आ गया। अच्छा, मोलरता का न्यूमेरिकल है, करवा दूँ कहिए तो? चलो ठीक है, करवा देता हूँ। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 700 ग्राम जल में विलय किया गया तो विलयन की मोलरता की गणना करो। देखिए W का मान, यहाँ पे W का मान कितना? 10 हो गया। अब यहाँ इस W का मान कितना हो गया? 700 हो गया। Na जब निकालेंगे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/M इंटू W। तो 10 गुणे 1000 बटे 40 गुणे क्या कर लेंगे हम लोग? एक काट पीट देंगे तो हम लोग का इतना आ जाएगा, यानी 0.35 मोल मोललता। ऐसे देखिए, मोल प्रभाज पे सूत्र बताता हूँ, जो अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया कि ये मोल प्रभाज पे सूत्र क्या होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, 450 ग्राम जल में 450 ग्राम जल में एसीटोन के कह रहा है कि 5.8 ग्राम घोले गए, तो विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एसीटोन को सूत्र क्या होता है? CH3COCH3। इसमें समूह कौन सा है? कोई बताएगा समूह कौन सा है? समूह कीटोन है। तो यहाँ पे इसका हो गया 58। अभी हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करेंगे। जल का कितना होता है? जल का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। तो यहाँ दोनों W का मान पता हो गया, ठीक है। अब निकाल लेंगे मोलों की संख्या, यानी एसीटोन को कितने ग्राम जल में घोला गया था? एसीटोन को कितने में घोला गया था? 5.8 में, और एसीटोन का कितना? 58 होता है। तो ये दशमलव ऐसे काट देंगे तो 0.1 आ जाएगा। क्या आ गया? मोल आ गया। H2O का निकाल लेंगे तो W अपान क्या हो जाए? M हो जाए। 450 बटे क्या हो जाएगा? 18 हो जाए, भाग देंगे आ जाएगा हमारा 25। अब देखिए निकालेंगे एसीटोन का मोल प्रभाव। क्या निकालेंगे? एसीटोन का मोल प्रभाव निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जो यहाँ पे एसीटोन का जो हमने निकाला मोलों की संख्या कितना है? एसीटोन की मोलों संख्या 0.1 आ गया। अब दोनों का, यानी जो हमने निकाला है जल तथा एसीटोन को, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो इसका आ जाएगा 0.1 अपान 2.51 आ गया। जब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसको भाग दे देंगे तो मेरा जो वैल्यू पुट हो जाएगी ये 3.98 इंटू 10⁻³ आ जाएगी। अब H2O का जब हम निकाल लेंगे, H2O का जब मोल प्रभाव निकाल लेंगे 250 बटे हुई जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 25 बटे 25.1 गुणा कर देंगे तो इतना आ जाए, भाग दे इतना आ गया। अब दोनों जब जोड़ लेंगे तो ये 1 के बराबर ही आएगा, अगर भाग नहीं दे 1 के बराबर ही होता। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रासरण दाब क्या होता है। प्रासरण दाब, देखिए प्रासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है।
प्रासर दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। हम लोग उसको बोलते हैं क्या, प्रासर दाब। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग प्रासर दाब बोलते हैं। अब देखिए प्रासर दाब होता है, ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इस चित्र को बनाइए, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। यहाँ पे देखिए वायु होता है, प्रेशर पी होता है, ये अर्धपारगम झिल्ली होती है, ये विलयन होता, ये आपका विलयन है, ये जल है, ये अर्धपारगम क्या है, झिल्ली है, ये अर्धपारगम झिल्ली है। अब ध्यान देना, प्रासर दाब के नियम की मैं बात करता हूँ कि प्रासर दाब के नियम क्या हैं। इन नियम को बहुत ध्यान से, प्रासर दाब के नियम कभी कभी पेपर्स में पूछा गया था, लेकिन इसके पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ कि वांट हाफ ने विलयन के प्रासर दाब हेतु, यानी वांट हाफ जानते हो, वांट हाफ का नियम भी आगे पढ़ने को मिलेगा। वांट हाफ ने विलयन के प्रासर दाब हेतु निम्नलिखित नियमों प्रतिपादित किए, जिनके लिए उन्हें 1901 में ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया या पुरस्कृत किया गया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार जानते हैं क्या, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। आप सोच लीजिए कि प्यारे बच्चों, प्रासर दाब के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया 1901 में। अब बहुत समय पहले ये लोग उस समय ये लोग कितने विज्ञान के क्षेत्र में कितना ज़्यादा संघर्ष किए थे, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ, वांट हाफ का नियम क्या है, वांट हाफ का नियम की बात करते हैं कि वांट हाफ का नियम क्या है। यानी इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासर दाब P और विलयन की सांद्रता C के क्या समानुपाती होता है। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या, स्थिर ताप T को क्या कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया, किसको, T को। यहाँ पे T को क्या कर लिया गया, स्थिर कर लिया गया। किसको स्थिर किया गया, यानी स्थिर ताप को किया गया। स्थिर ताप पर यहाँ पे P प्रोपोर्शनल C, यानी विलय की मोलक संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, समीकरण हम इसको बना लेंगे 1, यानी P प्रोपोर्शनल C हम बराबर, यानी P प्रोपोर्शनल C को हम लिख सकते हैं विलय की मोलक संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, P प्रोपोर्शनल। अब यहाँ P प्रोपोर्शनल को यानी समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, जब हमने हटाने के लिए इस चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे जब बराबर कर लेंगे, जब यहाँ पे बराबर किया गया कांस्टेंट वैल्यू में क्या आ गया, K आ गया, तो हो गया P बराबर क्या हो गया, K इंटू C। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि विलय का 1 मोल 1 लीटर में होगा तब क्या होगा, P बट्टे क्या नहीं P प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या हो जाए, V हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 2 और 3 बन गया। अब यहाँ पे जब यहाँ पर भी हम इसको प्रोपोर्शनल को करेंगे तो P बराबर K इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसको हम इधर कर लेंगे, PV बराबर क्या हो गया, K। समीकरण नंबर ये हमारा हो गया 4th। चार्ल्स वांट हाफ का नियम क्या होता है, चार्ल्स वांट हाफ का नियम क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर, यहाँ पे C को ध्यान देना, यही नियम है, इसी से ही समीकरण हमारा पुट होता है। इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासर दाब P, किसी प्रासर दाब P विलयन के परम ताप T के क्या होता है, परम ताप T के समानुपाती होता है। आप समझ गए होंगे, यानी क्या यहाँ पे, यानी सांद्रता को हम लोग क्या कर लिया गया, हम लोग सांद्रता को स्थिर कर लिया गया। किसको स्थिर किया गया, सांद्रता को, यानी P प्रोपोर्शनल T, P जब बराबर किया गया कांस्टेंट वैल्यू के एक नियतांक को T कर लिया गया। जहाँ पे यहाँ पे नीचे मैं पुट किया हूँ, जो ये पुट किया हूँ कि ये यानी होता क्या है, जहाँ के क्या एक नियतांक है। चलो नेक्स्ट, वांट हाफ का विलयन समीकरण। अब यहाँ से तीनों समीकरण पुष्ट करेंगे। उपरोक्त नियम के आधार पर वांट हाफ ने गैस समीकरण की भांति विलयन के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण दिया का निगमन किया। अब देखिए पहले क्या, वांट हाफ का समीकरण क्या था, P प्रोपोर्शनल C, हमने इसको स्थिर किया, स्थिर ताप पर P प्रोपोर्शनल C हो गया। अब चार्ल्स का नियम क्या, चार्ल्स का नियम ये कहता है, चार्ल्स वांट हाफ का नियम P प्रोपोर्शनल T हो गया, यानी सांद्रता को क्या किया गया, स्थिर किया गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, जब हम लोग समीकरण 1 व 2 को मिला लेंगे तो यहाँ से P दोनों में कॉमन है, तो P प्रोपोर्शनल हो जाएगा T इंटू C। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल का हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम लोग क्या ले लिया, ये S ले लिया। जब S ले लिया तो हो गया P बराबर C इंटू S इंटू T।
आप जानते हैं कि C बराबर, हम C के स्थान पे क्या रखते हैं, C बराबर होता है N अपॉन क्या होता है V। तो C के स्थान पे यानी इसके स्थान पे, यानी हम कह सकते हैं हम लोग इसके स्थान पे, ठीक है, किसके स्थान पे, इनके स्थान पर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इनके स्थान पे ध्यान देना, समझा रहा हूँ। यहाँ पे C के स्थान पे, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ C के स्थान पे क्या होता है, जो हम लोग का किसके स्थान पे, C के स्थान पे, थोड़ा सा बच्चों कंस्ट्रेंट बनाए रखना। C के स्थान पर हम देखते हैं क्या हो गया, किसके स्थान पर, C के स्थान पर। PDF थोड़ा सा भग गया है, एक मिनट। ठीक है, थोड़ा PDF हाथ लग के भग गया था। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, जो हमने बताया कि ये किसके स्थान पे था, C के स्थान पे था। किसके स्थान पे था, C के स्थान पे क्या रखा गया, C इक्वल टू क्या हो रखा गया, N बाई क्या V। अब यहाँ पे हमने C के स्थान पे P इक्वल टू N अपॉन V इंटू S इंटू C रख दिया गया। अब यहाँ PB बराबर NST हो गया और यहाँ पे PB बराबर NRT हो गया। ये सूत्र निकल गया, PB बराबर क्या आ गया, NRT, और यही प्रासर दाब में भी हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ, अभी इसके नेक्स्ट अगले वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल आपको करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करवाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस पर यानी 10 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को 1 लीटर क्या, इधर 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का प्रासर दाब 1.8 वायुमंडल है। तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो, यानी किसका मान निकाला है, M का मान पूछा है। अब T यहाँ पर ध्यान, T बराबर कितना है, T बराबर हमारा यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर इसको केल्विन में चेंज करेंगे 273, तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 283। अब यहाँ पे W का मान दिया गया 10 ग्राम, P का मान दिया गया 1.18 वायुमंडल दिया गया और V का मान 1 लीटर दिया गया। R की वैल्यू दी गई 0.0821 दिया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा PB बराबर NRT हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे PB बराबर W अपान M इंटू R इंटू T कर लेंगे। अब यहाँ पे जो W की वैल्यू है, यहाँ पे W अपान P इंटू M इंटू RT हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना, नोट्स बनाते रहिए। अब यहाँ पे M, यहाँ पे कर लेंगे 10 अपान क्या, जो P की वैल्यू दिया गया 1.18 इंटू V की वैल्यू 1 लीटर और R की वैल्यू फिक्स होती है और ये वैल्यू आपको दी गई है। यहाँ से जब इसको आप लोग गुणा भाग कर लेंगे, करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, M की वैल्यू आ जाएगी 196.9 आ जाएगा और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग को अगली वीडियो नेक्स्ट में आपको लेक्चर 3 हम आपको देंगे।